अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम समर वेकेशन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अपने 5 MCQs, 10 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन हम डेली बेस पे इसको लेके चलेंगे। तकरीबन हमने यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ लिए हैं। अब ये जो हमारे लेक्चर्स हैं बेटा, ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग दोबारा शुरू से स्टार्ट कर दोगे। हम तकरीबन अपना पढ़ चुके हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आज हम सिर्फ इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों को समर वेकेशन होमवर्क मिल चुका है। ये रिवीजन लेक्चर्स होंगे आपके। जो पहला MCQs है बेटा, कहता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिशेस एट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ से वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे वेनिशेस हो जाती हैं, कहाँ पे जाके आप कह लें कि ख़त्म हो जाती हैं। तो वो बेटा उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, बी। MCQs नंबर 2 में कहता है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद द। वैल्यू ऑफ जी किस तरीके से इंक्रीज होती है? आपको याद हो, आपने टॉपिक पढ़ा था, कहते हैं कि वैल्यू ऑफ जी आप जिस तरीके से हाइट पे जाते जाएंगे, बुलंदी पे जाते जाएंगे, वैल्यू ऑफ जी है कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप जितना इसके एक एग्जांपल दी थी मैंने आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिल्डिंग पे हैं और अगर आप बिल्डिंग के जो है 10 मंजिला बिल्डिंग है, आप 10वीं मंजिल पे खड़े हो और एक पर्सन 5वीं मंजिल पे खड़ा है, दोनों ने कुछ ऑब्जेक्ट को ज़मीन पे फेंकना है। जब दोनों एट द सेम टाइम फेंकेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो 5वीं मंजिल पे पर्सन होगा वो जो ऑब्जेक्ट फेंकेगा वो ज़मीन पे जल्दी पहुंच जाएगा बनिस्बतन उस पर्सन के जो 10वीं मंजिल पे है। तो क्या पता चलता है कि आप जितनी आल्टीट्यूड, जितनी बुलंदी पे जाते हैं ना, तो जी की वैल्यू है ना वो डिक्रीज़ होना, इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब वो कहता है कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज़ कब होती है? वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज़ तब होती है जब आपकी बुलंदी कम होती है। डिक्रीज़ इन आल्टीट्यूड, ऑप्शन होगा सी। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़, वो बेटे हमारे पास 8000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी। MCQs number 4, the value of g on moon surface is 1.6 meter per second. What will be the weight of 100 kg body on the surface of moon? तो वो बेटे आफ्टर जो है ना जी की वैल्यू फाइंड करने के जो फॉर्मूले हमने किए हुए हैं वो लगाते हुए 160 न्यूटन। उसके बाद फिफ्थ वाले में कहता है द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डेट इज़ 1/4 ग्राम, जो कि आंसर हो जाएगा डी। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डेली बेसिस पे हम 5 MCQs, 10 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन किया करेंगे। पहला सवाल है बेटे, व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं बेटे। पहला सवाल है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेटा। और कहते हैं द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसी फोर्स जिससे हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है और कुछ फोर्स के साथ और कुछ डिस्टेंस भी कवर करती है, उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। दूसरा सवाल बेटे कहता है डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू? क्या आप ज़मीन को अपनी तरफ खींचते हैं या ज़मीन आपको अपनी तरफ खींचती है? विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स, यू और द अर्थ? कौन लार्ज फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, आप या ज़मीन? बोथ अट्रैक्ट टू ईच अदर। अर्थ इज अट्रैक्टिंग विथ लार्जर फोर्स बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर। जिसका मैस बड़ा होगा वो उतनी ही ग्रेटर फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। कहता है अर्थ जो है ना वो ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो अर्थ का मैस है वो क्या है, ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ फील्ड फोर्स? फील्ड फोर्स क्या होती है बेटे? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्ट ऑन अ बॉडी whether the body is in contact with the earth
और नॉट, कहता है वो ग्रेविटेशनल पुल ज़मीन का जो किसी भी बॉडी पे लगता है, चाहे बॉडी ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। बेटा मैं डिटेल में नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं लेके जाऊंगा इनको, क्योंकि ये हमारे रिवीजन लेक्चर्स हैं, ये आप लोग बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। कोई एक ऐसा सवाल अगर आ जाए जो रिवीजन जो हमने पहले नहीं पढ़ा होगा, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पहले साइंसदान गुजर के गए हैं, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्यों नहीं सोचा। कहते हैं द अर्लियर साइंटिस्ट नेवर थॉट अबाउट द बॉडीज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। जो पहले साइंसदान थे ना, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज़मीन की तरफ क्यों आते हैं, क्यों गिरते हैं। द अर्लियर साइंटिस्ट नेवर ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री। पहले साइंसदानों ने इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सियारे जो है ना सूरज के इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं। सो दे कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं जान पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल हाउ कैन यू से डैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही फील्ड फोर्स है। कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली एक्ट ऑन द बॉडीज दैट आर कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, बट इट एक्ट ऑन एवरी बॉडी वेदर द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट और नॉट। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ उसी बॉडी पे बेटा नहीं लगती जो ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में, लेकिन ये उन पर भी अप्लाई होती है जो बॉडी ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं भी है। लेकिन ये डिक्रीज़ हो जाती है। ये कब डिक्रीज़ होती है, जब हम बेटे ज़मीन के सेंटर से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फील्ड फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, हमने उसको बेटे डिफाइन करना है। कहता है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, वो फोर्स जो पर यूनिट मास के हिसाब से अप्लाई होती है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है। Why law of gravitation is important to us? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। द ग्रेविटेशनल लॉ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। ग्रेविटेशनल लॉ हमारे लिए बहुत अहम है, बिकॉज बाय यूजिंग दिस लॉ, इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए वी कैन फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। हम अर्थ का मास फाइंड कर सकते हैं। दिस लॉ आल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ये लॉ हमारी मज़ीद मदद करता है जी की वैल्यू को फाइंड करने में। एट डिफरेंट हाइट, मुख्तलिफ बेटा बुलंदी पर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीनी सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ जाता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। शॉर्ट में आ जाए तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बेटा आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। उसकी डेफिनेशन में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसकी डेफिनेशन में क्या था। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसकी बेटा इक्वेशन ये थी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 मास 2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, और जब दोनों को मिलाते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। और जो जी है बेटे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम पर स्क्वायर। ये वैल्यू आपने लाजमी याद करनी है और इनके फॉर्मूलाज भी बेटे लाजमी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, हाउ द मास ऑफ वर्ड्स कैन बी डिटरमाइंड। मास ऑफ वर्ड्स को हम किस तरीके से बेटा जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम मास ऑफ वर्ड्स वाले पेज पे जाते हैं जो कि 5.2 टॉपिक है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, कंसीडर कर लेते हैं एक मास सम है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, और एम ई बेटा मास ऑफ अर्थ है, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, जो डिस्टेंस है ना बॉडी का उसके सेंटर से, वो हम उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं आर से। तो उसकी इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, एफ इज इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एम बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और एम ई कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ को, उसका स्क्वायर। तो आपको पता है एफ फिजिकल टू फोर्स हमेशा वेट पे बेटा अप्लाई की जाती है, और जिस ऑब्जेक्ट का बेटे वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का मैस लाजमी होता है, और जिस ऑब्जेक्ट का मैस होता है जगह घेरता है उस पर बेटे ग्रेविटी लाजमी एक्ट कर रही होती है। तो डेट्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है और एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, तो बहुत एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटे, इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर। अब हम बेटे इस एफ की जगह पर इस एफ की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं बेटे, जो कि है एम जी, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज़ वैसे आ जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर बेटे। अब क्या होगा, ये वाला मास जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, जब डिवाइड होगा तो दोनों एम बेटा कट जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएगा जी यानी कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ किसके इक्वल है जी, रेडियस का स्क्वायर ग्रेविटी डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके आप लोगों ने बेटे एग्जाम जो है ना वैल्यूज़ भी की थी। वैल्यूज़ में क्या देखा था कि जो हमारे पास रेडियस है वो किसके इक्वल है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बेटे क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है जी का वैल्यू जो यूनिवर्सल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड आफ्टर डेट बेटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। उसके बाद बेटा मास ऑफ अर्थ आ जाता है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम, विच इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। यहाँ पे पावर में क्या आ जाना बेटे 24 किलोग्राम। ये हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। हम बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून। क्या आप मास ऑफ आवर मून डिटरमाइन कर सकते हैं? इफ यस देन व्हाट यू नीड टू नाउ। अगर आप कर सकते हैं तो आपको क्या जानने की जरूरत है? उसका आंसर बेटे हमारे पास आ जाएगा यस। इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ऑफ मून, अगर हमें जानना है मास ऑफ मून को, वी शुड नाउ द रेडियस ऑफ द मून। हमें बेटा जानने की ज़रूरत है रेडियस ऑफ द मून को, यानी चांद के रेडियस को। और उसके साथ साथ और क्या चीज़ है जिसको जानना ज़रूरी है, द वैल्यू ऑफ जी
ऑन द सरफेस ऑफ मून। कहता है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, हम जान सकते हैं मास ऑफ आवर मून को, लेकिन उसके लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें कौन सी है जिनका जानना बहुत ज़रूरी है बेटे? एक तो है कि हमें चांद के रेडियस को जानना बहुत ज़रूरी होगा अगर हमने मास ऑफ मून को बताना है, और उसके साथ साथ बेटा जो मून पर वैल्यू ऑफ जी है ना, उसको जानना भी बहुत ज़रूरी होगा अगर हमने मास ऑफ मून्स को बताना है। इज़ इट क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बेटे, जो आज के 10 शॉर्ट क्वेश्चन से जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये आप लोग पहले भी याद कर चुके हैं, इनके टेस्ट भी दे चुके हैं कई दफ़ा। आपने फिर भी इनको अच्छे से बेटा मेमोराइज़ करना है, और उसके साथ ऊपर जो MCQs हम कर चुके हैं आपने वो भी करने हैं लाजमी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बेटा। जो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 में से दिए गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, कहते हैं स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हम उसको एक्सप्लेन करना है बेटा। चलते हैं बेटे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ, जो कि हमारा पहला ही टॉपिक है 5.1। कहते हैं मुशाहदात की बिना पे न्यूटन ने कंक्लूड किया था कि फोर्स जो एप्पल को ज़मीन पर गिराने की वजह बनी, और फोर्स जो चांद को अपने ऑर्बिट में मूव करवाती है, दोनों सेम नेचर की हैं, दोनों एक जैसी हैं। लेकिन उसने मज़ीद नतीजा निकाला कि यहाँ पर कोई एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। और बेटे उसने उस फोर्स को जो नाम दिया था, वो नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फिर उसने बाद में लॉ पेश किया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा। उसकी डेफिनेशन हम ये देख लेते हैं। उसकी डेफिनेशन में बेटे क्या था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। हर बॉडी यूनिवर्स में बेटे दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है कुछ फोर्स के साथ, और वो फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के साथ, यानी कि उनके मासेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के सेंटर के स्केयर के साथ। फॉर एग्जांपल बेटा ये मास 1 है, ये मास 2 है, दोनों मासेस अपने आप को कुछ फोर्स के साथ खींच रहे हैं। तो ये भी बेटा यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर करके आएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर करके आएगा। तो क्या होगा, वो फोर्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उनके मासेस के। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि वो फोर्स बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उनके मासेस के, यानी कि बेटे मास 1 और मास 2 के। अब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए एक दूसरे से करीब आएंगे, तो ये बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे बेटा, उनके डिस्टेंस के स्केयर के साथ। डिस्टेंस का स्केयर क्योंकि एक डिस्टेंस इसका एक डिस्टेंस इसका, तो वो बेटे क्या बन जाएगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बेटे डिस्टेंस का स्केयर बन जाएगा। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या पता चलेगा कि जो हमारी बेटे फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मासेस के, और बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उनके डिस्टेंस के स्केयर के साथ। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये वाला साइन ख़त्म करेंगे, तो ये बेटा कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी कहते हैं बेटे, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी मास 1 मास 2 जो कि प्रोडक्ट हैं, डिवाइडेड बाय बेटा डिस्टेंस का स्केयर आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला जो डेरिवेशन बेस बन जाएगा, ये आपने कंप्लीट करना है। शॉर्ट में आ जाए तो आप फाइनल फार्मूला डेफिनेशन के साथ लिख दोगे, लॉन्ग में आ जाए तो बेटा डायग्राम और ये सारी डेरिवेशन लिखना होगी।
फिर कहते हैं इस लॉ के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों मासेस को सेपरेट करती है डिस्टेंस d के साथ, जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ये सारी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। कहते हैं यहाँ पे जो जी है ना, ये ग्रेविटेशनल ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू बेटा हर जगह पे सेम है, ठीक है। जो ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू है ना बेटा, वो 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम पर स्क्वायर इसकी बेटा वैल्यू है। ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ये आप न्यूमेरिकल्स में हर जगह यूज़ कर चुके हो। तकरीबन इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं 99% बेटा हर न्यूमेरिकल में ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी, और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना है, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराउंड इस इज़ वेरी स्मॉल। कितने कम कीमत होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो इतनी कम होती है कि हम उसको फील नहीं कर पाते। लेकिन जो मास ऑफ अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, वो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर लेता है। और जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का ज़मीन पर, वो यही नतीजा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट मौजूद है। होप सो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको आपने अच्छे से मेमोराइज़ करना है, लिखना भी है।